नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। पता नहीं क्या होगा, बिहार हारे तो गुजरात लॉबी की बैंड बज जाएगी। राजीव जी का भविष्यवाणियों का पूरी दुनिया इंतजार करती है। आज का चुनाव खास तौर से बिहार के चुनाव पर फोकस है और ट्रंप कैसे और बैंड बजाएंगे, ग्रह क्या बता रहे हैं, सब कुछ जानेंगे राजीव जी के पास। दिल थाम के इंतजार करिए, चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। आप जो बातें करते हैं ना, वो दिल दिमाग पे बैठने लगी हैं। मैं एक काम करने जा रहा था, नया काम, तो फिर मैंने सोचा कि मेरी टीम थी, मैंने उससे कहा कि अभी राजीव जी ने कहा है कि मंगल ग्रह बदलेगा, तो मंगल ग्रह के बाद बहुत सारे चेंज होंगे। और मेरी टीम ने पूरा आपका प्रोग्राम सुना। आपने कहा था कि मंगल ग्रह जब चेंज होगा और नवंबर में, तो उसके बाद में से या अक्टूबर के लास्ट में आपने बताया था कि उसके बाद से भारत जो है अमेरिका के दबाव में कुछ समझौते करेगा, हमारी वैश्य नीति। आपको वो प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए दर्शकों को, मेरे उसमें यूट्यूब में पड़ा हुआ है पिछला। और अक्षरशः जो बात आपने सही कही, वो भारत के संदर्भ में ठीक होती नजर आ रही है। मैं बिहार के चुनाव में बाद में बात करूंगा, पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, इस मंगल ग्रह का जो परिवर्तन हुआ था, जो आपने बताई थी, जो बातें सही हुई, उसके पीछे लॉजिक क्या था? और ये अब मंगल ये कब तक असर करेगा? मतलब कब तक भारत इस तरह दबाव में रहेगा, जैसा ट्रंप हमें कब तक दबाते रहेंगे, और हमारी राजनीति पे, हमारी वैश्विक स्थिति पे इस मंगल का असर क्या होने वाला है? देखो, सबसे बड़ा संजय जी, आपको पता है कि हमने आपके दर्शकों को पिछले प्रोग्राम में इंडिया अलायंस की कुंडली दिखाई थी, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, मैंने जब ये देखा, हम भी थोड़ा यूट्यूब देखते रहते हैं कि कैसे यूट्यूब पर एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। डेट थी हमारे पिछले प्रोग्राम की, उसके बाद 27 अक्टूबर को मंगल ने राशि बदली और वृश्चिक राशि में आया। और ये इंडिया अलायंस की कुंडली वृश्चिक राशि की है। और वैसे तो जन्म का मंगल 10वें घर में बैठ के अपनी राशि को दिख रहा है, बहुत मजबूत स्थिति है। इस मंगल के आने से आपको याद होगा दर्शकों, मैंने ये कहा था कि इंडिया अलायंस एग्रेसिव होकर के उन डोमिनेट करेगी प्रचार में, कैंपेन में, इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन को। तो आप देखिए 27 अक्टूबर के बाद सारे यूट्यूबर कहने लगे हैं कि उधर ही राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि मोदी जी वोट के खातिर तो नाचेंगे अगर आप उनसे नाचने के लिए कहेंगे। तो आपने देखा ना कि जो फायर आप देख रहे हो, मतलब आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा, जो लोग पत्रकार फील्ड में भी गए होंगे, कि 27 अक्टूबर के बाद ट्रेमेंडस एनर्जी दिखाई दे रही है इंडिया अलायंस में, और एक उम्मीद बढ़ रही है उनका इलेक्शन, जैसे कहते हैं ना, फाइट में आ गए। एक आपकी जनरल आम भाषा में राजनीति में कहा जाता कि भाई फाइट में आ गए हम। अदरवाइज तो पहले गोदी मीडिया तो इस चक्कर में रहता कि आपको राइट ऑफ ही कर दे, वो आपके सारे झगड़ों को, छोटी छोटी बातों को लेकर के पब्लिक को गुमराह करता रहता। लेकिन सत्य यह है कि वास्तव में इंडिया अलायंस जिस फायरी एनर्जी के साथ लड़ रहा है, तो वो 27 अक्टूबर को बदले हुए मंगल के अनुसार हुआ, जो आपका ये प्रश्न का जवाब था। दूसरा प्रश्न का जवाब जो मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में कहा था, मंगल यही मंगल अस्त हो रहा है। तो मैंने ये कहा, चूंकि भारत की कुंडली जो आप लोगों के पास है, वो दर्शकों को दिखाइएगा। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो भारत की कुंडली में ये मंगल इस समय गोचर में 7वें भाव में आ गया। भारत की कुंडली में ये 12वें घर का स्वामी है। और मजे की बात है, और 7वां घर होता है दर्शकों ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का। और मंगल, मार्स जो है हमारा मिलिट्री का सिग्निफिकेटर, मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर का। तो 31 अक्टूबर को संजय जी, जो राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में जो समझौता किया यूएस के डिफेंस के ऑफिशियल के साथ में, तो वो उसमें बहुत सारी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग हो जाता। लेकिन जिस तरह की यूट्यूबर्स में या हमारी जो आप उसकी फीडबैक देखेंगे कि चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए वो हमने डिफेंसिव होकर के वो डील की है। डिफेंसिव होकर के मतलब आपने प्रेजेंस उसकी ओके कर दी अपने एरिया में, जबकि अमेरिका यहां से हमारे से बहुत दूर है। लेकिन आपने, क्योंकि दूसरी बात, आपका सालों साल से आपका रशिया के साथ आपके जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इवन S-400 जो अभी आपके बड़े काम आया था, जब आपके पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया और मिसाइल्स आ गई थी, तो S-4 डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है मोस्ट एडवांस, तो रशिया के हमारे पास हथियार हैं, हमारे मैक्सिमम हमारे डिफेंस में। तो और ऐसे में आप अमेरिका के हथियार खरीदने का समझौता कर रहे हो। तो इसका मतलब है जो ट्रंप बार बार आपको ह्यूमिलेट कर रहा था, और फिर देखो पिछले हफ्ते में हमने क्या कहा था कि वो जब मैं प्रोग्राम करता हूं अगले हफ्ते में कोई फिर नई बात कह देता है। वो चूक नहीं रहा है मौका। उसने हमारे पिछले प्रोग्राम के बाद फिर ये कह दिया कि 250% टैरिफ की मैंने धमकी दी थी दोनों को, और उन्होंने 4 दिन में युद्ध रोक दिया। इनके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। फिर उसने ये कहा, आपका आपने कोई जायसवाल है एक्शन
फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनको आप खड़ा कर देते हो जवाब देने के लिए। अरे भाई, उनका क्या लेना दो, वो तो जो ऑफिसर्स ऊपर के जो मिनिस्टर्स कहेंगे उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन सच ये है कि आपका प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की किसी इलेक्शन रैली में ये साहस करें, मोदी जी कह दें कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये दोनों जगह, वो ह्यूमिलेशन भी कर रहा है, हमने ह्यूमिलेटिंग होकर ह्यूमिलेशन में ही डील करी है। एक व्यक्ति ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया और उसके बाद हम डील कर रहे हैं इतनी बड़ी। साथ में रशिया से, और पेपर में भी अब ये सब चीजें आ चुकी हैं, रशिया से ऑयल परचेज भी कम हो गया, अमेरिका से आप ऑयल भी परचेज करेंगे। तो ये सब चीजें जो मैंने आपसे कहा था वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि भारत की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है और मंगल 12वें घर का लॉर्ड है। जब जब 12वें घर की बात हम करेंगे तो अब दर्शकों को काफी हद तक ये ज्योतिष भी समझ में आ गई। सिंपलेस्ट चीज है कि 12वें घर का स्वामी, याद रखिए, जहां जाएगा वहां ह्यूमिलेशन लेकर के आएगा। जिस रिश्ते पे बैठेगा वहां उस रिश्ते में ह्यूमिलेशन ले आएगा, उसी रिश्तेदार से आपको ह्यूमिलेट करा देगा। जैसे 12वें घर का स्वामी अगर 7वें घर में आए तो पार्टनर के द्वारा धोखा, पार्टनर के द्वारा ह्यूमिलेशन आता, पार्टनर कोई चीटिंग कर जाएगा। इसी तरह से अगर 6वां घर जहां जहां जाएगा तो वहां झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लिटिगेशन में हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब चीजें हैं और हो रही हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, एक नई चीज आज मैं लेके हर प्रोग्राम में मेरी कोशिश रहती है कि जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में बदल रहे हैं वो हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो उसको मैं समझाना चाह रहा था कि ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। राहुल गांधी की तुला लग्न की हॉरोस्कोप है और तुला का स्वामी शुक्र होता है। इस समय वर्तमान में 6 नंबर में है, राहुल गांधी के 12वें घर में है। तो राहुल गांधी ने बहुत देर से प्रचार में एंट्री की है, लेकिन 2 नवंबर के बाद आपका पहली वोटिंग 6 नवंबर को है, फिर 11 को है और उसके बाद 14 को रिजल्ट है। 2 नवंबर के बाद राहुल गांधी की इस कुंडली में लग्ने शुक्र का आ जाना राहुल गांधी के लिए बेहतरीन महीना दिखा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की जन्म की कुंडली में दर्शकों 10वें घर में बैठकर राजयोग बना रहा है शुक्र। और उनकी शुक्र की, देखो ये सब बारीकी दूसरे ज्योतिषियों को है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो माइंडसेट ऐसा बना लिया संजय जी कि राहुल गांधी के लिए बकवास बोलना है, कांग्रेस के लिए बकवास बोलना, विपक्ष की सारी पार्टियों के लिए उनको बकवास बोलना, क्योंकि उनको एक एजेंडा दिया गया। मेरा कोई एजेंडा से मतलब नहीं, मेरी तो राहुल गांधी से एक सेकंड, एक शब्द चलन में आता है जो आपने बताया कि चमचों का, वो कहते हैं गोदी मीडिया। तो अब हम कहेंगे गोदी ज्योतिषी। एक जोशी जो हैं, वो एक तेल बेचने वाले ब्रॉडकास्टर के उसमें बैठे हुए थे। उस तेल बेचने वाले को एनडीटीवी ने अपना एक शो दे दिया, उसका इतना फ्लॉप शो होता है, वो पैसे ले लेके ब्रॉडकास्ट करता है। गोरा है, थोड़ा सा चिकना सा, सॉरी शब्द ये काट देना भैया सर, ये चिकना शब्द काट देना, मेरे मुंह से निकल गया सर, नहीं काट देना ध्यान से। तो राजीव जी गोरा है, थोड़ा स्मार्ट सा है और शेर व शायरी कर लेता था। तो पत्रकारिता को इसको एबीसीडी नहीं पता, उसके सब संगीत आदि कहते हैं, लेकिन एंकर था, उसको जो लिखा मिल जाता था वो बोल दिया करता था। तो अब आजकल वो पॉडकास्ट कर रहा है, हीरोइन के कर रहा है। एनडीटीवी ने उसको एक प्रोग्राम दे दिया कचहरी नाम से, इतना फ्लॉप शो, मतलब इसके यूट्यूब पे आते 3000-4000 व्यू कचहरी के एनडीटीवी पे। तो मैं उसके यहाँ जोशी आके बैठे, तो बात चलने लगी। तो जोशी बोले कि एक लखनऊ का एक यूट्यूबर है, उस पर एक जोशी आते हैं, वो उस चैनल के इन्वेस्टर हैं। तो मैंने कहा कि सरस्वती जी इनके मुंह पे बैठ जाए कि राजीव जी मुझे भी कुछ थोड़ा धन वन दे दे, इन्वेस्ट कर दे मेरे यहाँ, अभी एक इन्वेस्टर नहीं है। तो फिर वो यूट्यूबर बोला, पॉडकास्टर बोला कि वो 4 PM वाला। तो मुझे लगा कि देश के जितने ज्योतिषी हैं वो आपसे इतनी ईर्ष्या रखने लगे हैं, क्योंकि राजीव जी को अमेरिका में न्यू जर्सी में सुना जा रहा है, अजीत जी ने मेरा नंबर मांगा उनकी पत्नी ने, लंदन में सुना जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में अंतरराष्ट्रीय ख्याति है राजीव जी के प्रोग्राम की। और ये आपके व्यूअरशिप दिखाती है, आपको लाखों व्यूअरशिप आते हैं। फेसबुक पे देखो लाखों लोग आपको देखते हैं, यूट्यूब पे आपको लाखों लोग देखते हैं। तो ज्योतिषियों में भी जलन है कि भाई राजीव जी को एक से एक बड़ा नेता, एक से एक बड़ा चैनल का मालिक किस तरह राजीव जी के आगे पीछे घूम रहा है। कौन, मैं नाम नहीं लूंगा किन नेताओं का, लेकिन जिन नेताओं से मिलने के लिए लोग तरसते हैं उनकी पार्टी के लोग, राजीव जी बुला कर लंच कराते हैं। तो ये जो जलन होती है ना, तो मुझे वो 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग याद आता है, मुझसे भी चलते हैं लोग। आज चैनल हम लोग का फिर नंबर 1 है, 1.25 साल से वो लगातार नंबर 1 है। और नंबर 1 बहुत बहुत बधाई हो आपको। और नंबर 1 नंबर 2 के बीच में थोड़ा मोड़ा नहीं, सॉरी 12 करोड़ व्यू का अंतर है, मतलब 12 करोड़ बहुत होते हैं। और बहुत होते हैं। ललन टॉप जैसा इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल, पिछली बार वो 5 करोड़ पीछे था, 10 करोड़ पीछे चल रहा है व्यू में। तो ये सब ईश्वर की कृपा है भाई, जिसको दब देता है। तो मुझसे भी चलते हैं लोग। तो मुझे वो 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि जब दोस्त फेल हो जाते हैं
तो बुरा लगता है, लेकिन वही दोस्त अगर टॉप कर ले तो और बुरा लगता है। तो राजीव जी ने टॉप कर लिया, तो बाकी ज्योतिषी, तो आज से हम लोगों का नाम गोदी ज्योतिषी रखते हैं। जो दिन भर मोदी और शाह की स्तुति में लगा रहे वो गोदी ज्योतिषी। तो आप, मैं अपनी बात कंटिन्यू करिए, आप इन गोदी ज्योतिषियों के बारे में कुछ हाँ, कहिए। बिल्कुल। देखो देखो दरअसल देखो, मेरा जीवन का ध्येय यह है संजय जी, अब वो तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपसे हमारा संपर्क हुआ और हम प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। अन्यथा मेरा तो केवल और केवल पैशन जो है एस्ट्रोलॉजी है, और अपने हिंदू सनातन धर्म के धर्मशास्त्र है। मेरी कोशिश ये, क्योंकि मैं उसका इसलिए अधिकारी हूँ, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता होगा, भाई मैं धर्म संस्कृति पे मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि 2 साल का आचार्य का कोर्स किया है मैंने, बकायदा परीक्षा देकर के पास किया है। इसी तरह 2 साल का वेदों का अध्ययन किया है, उसका भी परीक्षा देके पास किया है, और वेलनेस में डिप्लोमा किया, वो भी परीक्षा देके पास किया। तो हम जब ये इस सब विषय पे इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का कोई अध्ययन नहीं है, बाकी लोग तो एजेंडा की तरह आते हैं, हम उनसे कंपेयर कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, आपको छोटी छोटी सी बात बताता हूं, आपको तो मैं शेयर करते रहता हूं। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि राजीव जी, भाजपा का अध्यक्ष का चुनाव अमित शाह, मोदी सिर्फ आपके कारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जो जिनके नाम चल रहे हैं वो सब के सब मुझे, मेरे फैन है, और सबके सब जो हनुमान जी की भक्ति में, मैंने सब लोगों को ये बोल रखा कि हनुमान जी से जुड़े रहना, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए वो आपके सामने है, और जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट दूसरे रिलीजन के लोग भी मेरे बारे में मुझे देते हैं, मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये अपने आप में बहुत सुखदायी है। दर्शकों, मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आप सब लोगों का लव अफेक्शन जो मिला, जो ऑनेस्टी के साथ मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि एक डिफरेंट रिलीजन के, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम लोगों का कर्तव्य क्या है, जो लोग भी ज्ञान के क्षेत्र में है। आज मैं बहुत जनरल रिलैक्स होकर के आपके प्रोग्राम को करूंगा, तो टेक्निकल चीजें तो हम बीच बीच में हमेशा प्रोग्राम में करते ही हैं, कि हमारा कोशिश ये रहती है कि सत्य के रूप में आए, क्योंकि सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, ज्ञान को। मीडिया का काम भी वही था कि समाज के सामने सत्य लेके आए। मेरा काम ज्योतिष में, धर्म शास्त्र में जो जो ये पाखंड कहते हैं, उसको आपके सामने लाने का। जैसे आपको बताऊं कि भाई दीपावली पे पटाखे जलने का हमारा कोई हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का इतिहास ही नहीं है, उसके ऊपर मैं बोलूंगा। फिर हमारे ये भी हमारा चिंतन है कि जहां जिस हमारे धर्म में ये जाति पात और वर्ण क्रम जो बना दिया गया, इसके कारण कितना नुकसान हुआ हमारा। 3 धर्म हमारे धर्म में से निकले, जैन धर्म हमारे में से निकला, बौद्ध धर्म हमारे में से निकला, और लेटेस्ट सिख धर्म, ये सभी लोग हिंदू थे। तो ये चिंतन करना चाहिए, आपका धर्म बढ़ क्यों नहीं रहा, आपका धर्म संकुचित क्यों हो रहा है, लोग उसको छोड़ के भाग क्यों रहे हैं। दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इस्लाम है, लेकिन आपका धर्म नहीं ज्यादा ग्रो कर रहा, क्योंकि आपके कुछ ऐसी खामियां हैं जिसको कि प्रचार प्रसारित इन्हीं पाखंडी धर्म के गुरुओं ने, सो कॉल्ड जोशी धर्म के गुरु, पाखंडी, ये सब इन्होंने फैलाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे वो डिफरेंट रिलीजन के सज्जन ने मुझे जिसको ये कहा था, ये होता है ज्योतिष का मतलब, एक ज्योतिषी का रोल ये होता है। उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, मुझे 2018 से फिट्स पड़ रहे हैं, वो क्या नाम है, सीजस। तो वो उनको क्या हुआ, उनको कोई बीमारी नहीं थी, डिफरेंट रिलीजन के हैं। और मैंने जब उनकी हॉरोस्कोप देखी तो मैंने कहा आपको तो क्या नाम है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको स्ट्रेस लेने की बहुत टेंडेंसी है। तो 2018 में नौकरी करते समय, दर्शकों ये सब इसी में मेरी नॉलेज भी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 2018 में ऐसा उनके पास वर्कलोड आ गया था जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगे। उसके बाद उनको ये दौरे पड़ना शुरू हो गए। अब उसके बाद डॉक्टरों ने उनको क्या डरा दिया कि अब आप गाड़ी नहीं चला सकते, कुछ नहीं चला सकते। तो ऐसे में देखिए कितना जीवन हमारा हैम्पर हो जाता है। तो ज्योतिषी देखिए, लोग से वो सोचेंगे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ज्योतिषी के पास क्यों चले जा रहे हो। मेरे पास जब वो आए तो मैंने कहा कि ये तो एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो मैंने उनको अब उनके रिलीजन के हिसाब से चीजें बताई। मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता हनुमान चालीसा का पाठ करो या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, ओम नमः शिवाय करो, वो करेंगे ही। उनको अगर नहीं है तो नहीं है। मैंने सिंपल चीजें बताई, उनको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई, और मैंने कहा चैलेंज है 1 महीने के बाद बताना आपको, आप गाड़ी चलाना भी शुरू कर सकते हो, सब कुछ है। क्योंकि ये आपने माइंड को, जो एग्जिटेटेड माइंड था उसको कंट्रोल करना आप भूल गए। इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग केस और आगे फिर बढ़ता हूं। अमेरिका से एक अर्मेनिया की एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया, उसका कलीग इंडियन था, उसने मेरा नाम सजेस्ट किया। उसका संजय जी ब्रेकअप हो गया था अर्मेनिया की उस लड़की का, तो वो डिप्रेशन में थी।
और आप देखिए जब मेरे से उसने बातचीत की तो मैंने कहा था 1 महीने बाद मुझे रिवर्ट ज़रूर करना। तो उस अर्मेनिया की लेडी को भी आप अंग्रेज है, वो तो डिफरेंट रिलीजन की है, उसको आप क्या बता दोगे? तो मैंने भी वहां पर भी उसको मेडिटेशन की टेक्निक बताई थी सो दैट उसके अंदर कॉन्फिडेंस, उसका मोरल वापस आए, वो मोटिवेशन वापस आ जाना चाहिए। और एग्जैक्टली संजय जी, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, कोई झूठ नहीं बोलूंगा मोदी जी की तरह से, कि उस लेडी ने मुझे कहा मैं आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली बेटर। तो वो लेडी भी जो रिवाइव हो गई, उसने फिर दूसरी लेडी को मेरा रिकमेंड किया। तो यही हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम जीवन में सत्य सामने लेकर के आएंगे। जैसे कि अब आपने देखा है कि हमारे मोदी जी बिहार के चुनाव में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ मैया की पूजा कर दी, उनकी बेइज्जती कर दी, फलाना। पहली बात तो दर्शकों को पता है कि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य नहीं होता, सारे सामान्य नागरिक स्वयं करते हैं। क्योंकि प्रकृति में अगर आपको पूजा करनी है संजय जी, सूर्य का आपको नमस्कार करना है, चंद्रमा की पूजा करनी है, वायु देवता की पूजा करनी है, जल देवता की पूजा, इसमें पंडितों की जरूरत ही नहीं है। तो ये एकमात्र पूरे भारत में सनातन धर्म का ऐसा पर्व है जिसमें कोई पंडितों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और कोई छठ देवी ने षष्ठी तिथि की जो अधिदात्री देवी है वो देवी को माना गया। तो कहीं शास्त्रों में लिख दिया कि पार्वती का रूप है, लेकिन कोई मूर्ति नहीं होती। तो जब मूर्ति नहीं होती तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए बता रहा हूं कि बार बार दर्शकों, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि पाप जो है वो असत्य या किसी के बारे में जानकारी ना रखना ही पाप है। तो मोदी जी तो वो लगातार पाप कर रहे हैं और आप लोग उसको बढ़ा रहे हो। तो छठ मैया नाम की कोई मूर्ति नहीं होती तो अपमान तो हुआ नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मोदी जी छठ पूजा के नाम पर आपके सामने डांस कर सकते हैं। और मोदी जी का व्यक्तित्व है ही, क्योंकि वो तो कभी कह देते हैं क्रिश्चियंस के बीच में जाएंगे तो मेरा क्रिश्चियनिटी से बहुत बड़ा नाता है, सिख धर्म में जाएंगे तो कहते हैं सिखिज्म मेरे बड़े हृदय के नजदीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म में भी कह दिया था, अपने आप को जोड़ लिया था। उन्होंने तो ये भी कहा चाइना से मेरा आत्मा बहुत मिलती है। तो उनका तो आदत बन चुकी है जिसमें हम क्या बोलेंगे। दूसरा बात संजय जी, आपको बताएं कि इसी तरह से कितने झूठ हम ये लोग बोलते जाते हैं। इन्होंने घुसपैठियों की बात की तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था। मैंने कहा था कि सच ये है कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 80 से 90,000 घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए गए थे, जबकि मोदी जी के 11 साल के शासन में मात्र 4 से 4,500 लोग किए गए हैं। और उसको बाद भी अभी लेटेस्ट उनका चुनाव की रैली में देख रहे हैं, वो कांग्रेस को कर्ज कर रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में टेररिज्म बढ़ा है, आतंकवाद और क्या नाम है घुसपैठिए बढ़ गए और ये सब, वो आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे, जाने क्या क्या। वो उनका 75 साल हो चुका है तो उम्र का तो उनका असर दिखने लगा है। तो अब आप बताइए, आतंकवादी घटना पहलगाम से लेकर, पुलवामा से लेकर, उरी से लेकर के आपके पार्लियामेंट तक, सब तो इनके वो चीज में हुआ, किसी का कुछ आता पता तो लगता नहीं है। तो संजय जी लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अब एक ज्योतिषी ना होने के नाते, सबसे पहले आप लोगों को पता है, मैं आज हॉरोस्कोप नहीं दिखाऊंगा, आपके स्टूडियो में है, बीजेपी की कुंडली दिखाइएगा। झूठ बोलने का, लोगों को गुमराह करने का, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है किसी सबकी हॉरोस्कोप में। तीसरा होता है सूचना देने का, कम्युनिकेट करने का। दूसरा घर होता है वाणी की क्वालिटी का, वर्ड्स का, सिलेक्शन ऑफ वर्ड। पांचवा घर होता है बुद्धि का। अगर 2, 3 और 5 अगर किसी की कुंडली में ये हाउस प्रभावित हैं तो ऐसा व्यक्ति झूठा होगा और झूठे लोगों को भ्रमित करने वाला होगा, कंफ्यूज करने वाला होगा, उसके दिमाग में घुस। बीजेपी की कुंडली में सारे पाप ग्रहों के प्रभाव में, तो इसीलिए बीजेपी की सत्ता में अब ये बैठे हैं। मोदी जी की मेरे पास कुंडली नहीं, बीजेपी की सत्ता में ये बैठे, इसीलिए मोदी जी के अंदर ये निरंतर झूठ बोलने की पूरी की पूरी उनकी साजिश है और उनके अंदर ये गुण पूरे पूरे मौजूद हैं। और आपने ये भी देखा, क्या नाम है, जैसे सरदार पटेल के बारे में भी, जो 31 अक्टूबर को, ये मैं बराबर उनके झूठ के बारे में बीजेपी के गुण बता रहा हूं। सरदार पटेल को ये उनके साथ जो प्रेम है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रेम, एक तो पटेल लोगों का डोमिनेंस है गुजरात की पॉलिटिक्स में, उनको साधना था। अन्यथा मैं दर्शकों आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा कंटेंट तैयार किया था तो मैं बता देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मोदी जी का प्रेम है और अमित शाह का, योगी का, आरएसएस तो कभी नहीं कहता संजय जी, लेकिन ये प्रेम पाखंड से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, जब उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा था कि ये सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली संस्था है
और देश की एकता के लिए खतरा है। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या पर खुशी मनाई, मिठाई बांटी, यही आरएसएस पर बैन लगाने का आधार बना था। 4 फरवरी दर्शकों 4 फरवरी 1948 को गृह मंत्री क्या नाम वल्लभ भाई पटेल ने, इन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया और उसके बाद गोलवलकर को, उस समय के जो प्रमुख थे संघ के, उनको अरेस्ट किया था। दर्शकों, जबकि ये मोदी जी और ये इस बात को नहीं कहेंगे, मोदी जी गलत आप लोगों को जानकारी देते हैं कि संघ के लोग जो है आजादी के आंदोलनों में जेल गए, कोई नहीं गया था। हेगड़ेवार जी जब गए थे वो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, और गोलवलकर गए थे जो आरएसएस पे बैन लगा था, और उस समय के कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको जेल भेजा था। और पटेल ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रोका, जिसे मोदी सरकार ने 2024 में हटाया है। और इसके अलावा इन लोगों के द्वारा जो भ्रामक प्रचार बार बार आपको किया जाता है, चुनाव का समय, तो ये लोग दर्शकों को जो, क्योंकि आम जनता को पता नहीं होता, इतना कोई उनको बताने वाला नहीं है, ये कहते हैं कि नेहरू जी और पटेल में दोनों में, अब पटेल का जो है को उन्होंने डाउन किया नेहरू जी ने, और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन सच ये है, नेहरू जी और पटेल दोनों महात्मा गांधी के प्रिय थे। 1946 में जब अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, गांधी जी ने पटेल को पीएम बनाने का इच्छा जताई थी, लेकिन पटेल ने स्वयं नेहरू के फेवर में रिजाइन किया, और ये पटेल की उदारता और उनके साथ अच्छे संबंधों का प्रमाण है कि उन्होंने नेहरू जी को आगे किया। पटेल का 1947 में नेहरू जी को पत्र था, सरदार पटेल ने लिखा था 1947 में, तुम और मैं पुराने साथी हैं, हमारा मतभेद नीतियों का है, व्यक्तिगत नहीं। 1950 में पटेल की मृत्यु पर नेहरू जी ने स्वयं लिखा था मैंने अपना आज दाहिना हाथ खो दिया। तो इतना दोनों के बीच में जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे आज के डेट में मोदी और अमित शाह को आप एक देखते हैं, उसी समय भारत के आजादी के संघर्ष में भी और आजादी मिलने के बाद भी नेहरू जी और सरदार पटेल जी की जबरदस्त जो है बॉन्डिंग थी। लेकिन उसको आरएसएस ने सिर्फ नेहरू परिवार को डाउन करने के लिए, उनको कमजोर दिखाने के लिए, उनको देशद्रोही दिखाने के लिए ये सब भ्रामक प्रचार किया है। और ये भ्रामक प्रचार देखो उसी तरह से है कि जैसे, और ये भ्रामक प्रचार करके आपके साथ कितना धोखा कर रहे हैं दर्शकों। बिहार की जनता को क्या कहते हैं वो, बिहार के युवाओं को, कि आप मोबाइल से रील बना करके आप अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। ये वही मोदी जी हैं जो भारत के युवाओं को कभी कहते थे कि पकोड़ा तलने का और चाय बेचने का आप व्यापार करिएगा, क्योंकि स्वयं मोदी जी का जो एजुकेशन लेवल उसी तरह का है, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। ये कभी आपको इस तरह मोटिवेट नहीं करेंगे आप आईआईटी, आईआईएम और से बड़े नामी ग्रामी इंजीनियर्स बनिए, साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए एमबीबीएस करके, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। कभी इन्होंने आज तक कभी 11 वर्षों में आप लोगों को कभी ये प्रेरणा दी हो कि आप में से जो कुछ लोग हैं नोबेल प्राइज भी जीत सकते हैं, ऐसा मोटिवेट किया। लेकिन शिक्षा पर तो सारा का सारा इनके अपने लोगों ने, कॉमर्शियल लोगों ने कब्जा कर रखा है। पेपर लीक हो जाते हैं, आप जो तैयारी करते हो कोचिंग सेंटर इन लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो पेपर लीक करा देते हैं, फिर आप दोबारा कोचिंग में एडमिशन लेते हो। ये सब कुछ आप देख रहे हो, क्योंकि इसलिए देख रहे हो, ये सब आपके सामने। मैंने आपको श्रीमद् भागवत एक बार दिखाई थी, मैंने बार बार कहा था, जिस देश का राजा अहंकारी, झूठ बोलने वाला, सदैव निंदा करने वाला, असत्य का आचरण करने वाला, पाखंड का प्रचार करने वाला, कपटी, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, उन्हें नीचा दिखाने वाला हो, ऐसे राजा का समर्थन करने वाली जनता निरंतर कष्ट में रहती है। ये मैं भागवत दिखाते हुए आपको कहा था। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि जो आपकी अज्ञानता, जो आप सत्य का, आप देखिए आज आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना नैतिक धर्म भूल चुकी है, उसका डेमोक्रेटिक जो दायित्व था, जो ड्यूटी थी, वो भी भूल चुकी है, क्योंकि कॉर्पोरेट उसके, उन्हीं के मोदी जी के लोग उसको चला रहे हैं। तो हमने बार बार ये कहा कि ये असत्य और यही सबसे बड़ा पाप है कि हम इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने एक राइटअप शेयर करता हूं कि आप इसमें खुद चिंतन कीजिएगा। पहले तो ये है कि ये राइटअप है, ये जरूर शेयर कीजिएगा।
वर्तमान में देश की इस हालात के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? पहले जब देश आजाद हुआ था, तब लोग नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की भावना से अलग-अलग प्रोफेशंस, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, सीए, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, संत महात्मा, सभी लोग आदि पढ़ाई करके गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन होकर देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। सरकारें भी अपने सिटीजन के लिए दिन रात करके एक-एक करके इंस्टीट्यूशंस यानी पब्लिक सेक्टर्स बनाने और उसको चलाने का ध्यान रखती थी। आज भी देश में जो मेक इन इंडिया के नाम पर इन्हीं पब्लिक सेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। 1990 के बाद में एक सामाजिक परिवर्तन होता है, लिबरलाइजेशन आया के बाद देश के लोगों की मानसिकता गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टडी और एनालाइज करने के बजाय, मतलब सरकार से प्रश्न पूछने के बजाय उसके अंदर अच्छाइयां बुराइयां देखने के बाद एक सेल्फिश कंज्यूमर जैसी बन गई है। सरकार आज आपको हमको सबको कंज्यूमर समझती है, बन गई है, और हम सभी का अपना परिवारों के एसेट्स क्रिएशन पर फोकस बढ़ गया। सरकारों ने भी लोगों की भावनाओं भड़काने के नाम पर अपनी अपनी सत्ता को मजबूत करने का समय समय पर प्रयास किया। इमोशनल सब्जेक्ट जैसे जातिवाद, रिजर्वेशन, हिंदू मुसलमान, मंदिर जैसे सब्जेक्ट्स के द्वारा देश की जनता को उनके वास्तविक मुद्दों से भटकाकर भ्रमित करने का काम किया गया, जिसका परिणाम ही हुआ कि धीरे धीरे समाज का विभाजन होना शुरू हो गया। लोग अंधभक्त और विवेकहीन होने लगे। एक विशेष विचारधारा के राष्ट्र निर्माण, वैज्ञानिक समझ और नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर प्रश्न करना हम लोगों ने बंद कर दिया। 2014 से मोदी सरकार के आने पर धीरे धीरे ये तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, जो अब चरम सीमा पर है। आज देश पर 4 गुना से ज्यादा विदेशी कर्जा है, जिसका इंटरेस्ट पे करने के लिए वर्तमान सरकार हमारी डेली नीड्स की प्रत्येक वस्तु पर जीएसटी लगाकर हम सभी का गला घोटने का काम कर रही है। आज कॉमन मैन की हालत यह है कि वो कंज्यूमर में भी नहीं रहा। रोजगार, व्यापार ठप होने से बहुत सी जरूरतों की चीजें, बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने जेवरात बेचकर कर्जा ले रहा है। पैसा कम होने से मार्केट में डिमांड कम होती जा रही है। हम सरकार के लिए केवल डेटा साइंस का एक डेटा बन के रह गए हैं। पब्लिक सेक्टर खत्म किए गए हैं और इन्हें प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पनिशमेंट के बाद एक्सपोर्ट कमजोर होने से अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के लिए आने वाला समय और ज्यादा, वर्तमान समय और आने वाला समय और ज्यादा कष्टकारी हो रहा है। हमारा पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्यादातर ग्रीडी है और ग्रीड पर काम करता है। उसका नेशन बिल्डिंग और साइंटिफिक ग्रोथ में कोई योगदान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे कॉर्पोरेट का कोई योगदान नहीं है। वो सरकारों को, अफसरों को ब्राइब करने में, भ्रष्टाचार के द्वारा उनको पैसा देने में, उनको जजों को भी खरीदना चाहता है कॉर्पोरेट। पब्लिक सर्विसेज और यूटिलिटीज के जीरो के बराबर इनका कंट्रीब्यूशन है। जो विदेशों में आप देखिए कि वो किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के और पब्लिक से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को फंड करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने वाले व्यापारी, जो बनिया होता है व्यापारी वर्ग का, उसकी जैसी सोच हो चुकी है हमारे इसमें। तो मैं आपका अगला क्वेश्चन लेने से पहले जरा सा आपको, दर्शकों को एक चिंतन के लिए कुछ पॉइंट दे रहा हूं। तो संजय जी इसको बियर कीजिएगा कि सचमुच हमारे लिए मोदी जी हमारे कितने भाग्यशाली हैं और कितना परिवर्तन है, क्योंकि बिहार के वोटर जो है वोट डालने जा रहे हैं 6 तारीख को। मैं चाहता हूं, ये सब मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि देखो, मेरा काम आप लोगों को सिर्फ चेतना, आपकी जागृति के लिए मैं सारा काम कर रहा हूं। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। 26 मई 2014 को जब दिल्ली में ओथ ली थी मोदी जी ने, तब 3 दिन बाद दिल्ली में आए तूफान से 100 से ज्यादा पेड़ उखड़े, 6 लोगों की डेथ हुई, एनसीआर में टोटल 9। इसके बाद जून फर्स्ट वीक में एक कार दुर्घटना में अचानक कैबिनेट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की डेथ हो गई। अर्थात इनके दिल्ली में आते ही भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में एक डेड बॉडी आई थी। नेचर ने देशवासियों को उसी समय, प्रकृति ने उसी समय देशवासियों को चेतावनी दे दी थी। तूफान और पेड़ गिरना हमारा मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार संजय जी प्राकृतिक प्रकोप का, मतलब आने वाले राजा का संकेत बताया जाता। अगर जैसे कोई भी, अगर आपकी बिल्डिंग गिर जाए या गाड़ी की दुर्घटना हो जाए, आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई एसेट मकान खरीदा है, तो माना जाता है कि अशुभता उसमें आने वाली है। और ये जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था ना कि वो जब मेरे से वाल्मीकि, वो रामचंद्र जी का, वो अमित शाह का जो पीए था, मेरे से इसी बात के लिए नाराज हो गया था। मैं कुछ अपना कार्य करानी है, मैं 15-16, मतलब अमित शाह उस समय प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो मैं 17-18 की बात होगी, तो मैं संजय जी अपना कुछ काम के लिए गया था, तो मैंने उसको जरा सी यही वाली भविष्यवाणी दिखा दी थी। वो नाराज हो गया, कहने लगा क्या ज्योतिष बेकार है, आपने 25 लाख अपने माँ बाप का बेकार खर्चा किया। तब जाकर के ये रामायण वाला मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि सत्य ये है कि ज्योतिष का असर ये था कि दशरथ ने स्वयं अपने प्राणों के डर के कारण राम जी को राज्याभिषेक कराया था।
ना कि वशिष्ठ से सलाह ली थी। तो वही है, नेचर ने देशवासियों को उसी समय चेतावनी ये देती थी कि ये व्यक्ति देश की राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, डिप्लोमेसी को तहस-नहस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इन इंस्टीट्यूशन को 11 वर्षों में पूरी तरह किस तरह कमजोर कर दिया हमारे सामने है। कई भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं की उम्र से पहले बीमारी आदि डेथ हुई। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सुशील मोदी, मनोहर पर्रिकर, अनंत कुमार और अभी-अभी ये विजय रूपानी और मैनी स्टालवर्ट एमपी, जिनके अलावा भाजपा के फाउंडर्स एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अन्य वरिष्ठ नेता शांता कुमार, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गए। ये सब इसलिए कि आप देखिए कि किस व्यक्ति को आप देख रहे हो जो 75 साल के बाद में भी अभी जमा हुआ है। राजनाथ सिंह, गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, कलराज मिश्रा आदि की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस पूरी नेग्लिजिबल कर दी गई, खत्म कर दी गई। बहुत से लॉयल बीजेपी लीडर्स को नेग्लेक्ट करके देश की सभी पार्टीज से करप्ट और क्रिमिनल लीडर्स को उनके बीजेपी के साथ जोड़कर 11 वर्षों से ये जनाब सत्ता में बैठे हुए हैं। 11 वर्षों से छल कपट के द्वारा सभी सहयोगी दलों की राजनीति को खत्म कर दिया इन्होंने, जैसे अकाली दल, चौटाला परिवार, मायावती, शिवसेना, एआईडीएमके, बीआरएस और अभी-अभी टीडीपी, जेडीएस, पीडीपी, आरएलडी, चिराग पासवान जो अभी-अभी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, भविष्य के उसमें हैं। अगर कुछ मंथ और साथ रहे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगाकर जिस तरह सैकड़ों की डेथ हुई, परेशान तो किया, लेकिन देश में पूरी तरह आतंकवाद खत्म कर दिया गया। क्या काला धन वापस आ गया? जो कहा गया था कि आपसे 50 दिन बाद मुझे आप किसी भी चौराहे पे खड़ा करके सजा दे सकते हैं, कहां है वो सर? पहले लैंड रिफॉर्म बिल लाकर किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश गई। 3 किसान विरोधी कानून लाकर उन्हें 1 वर्ष से ज्यादा आंदोलन करने पर मजबूर किया। उन्हें खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा। सैकड़ों किसानों की गर्मी, सर्दी, बरसात के कारण डेथ हो गई। डेमोक्रेसी की लाइफलाइन को अपने कॉर्पोरेट एलाइज से परचेज कराकर, मतलब मीडिया को अपना पेट एनिमल बना दिया, जो पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सरकार की गुलामी करके ऑलवेज उनके आगे दुम हिलाता रहता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर उसके टैक्स मनी से उन्हें एडवर्टाइजमेंट के जरिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है यही सरकार। प्रत्येक देशवासी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए शायद आ गया होगा, ये आप लोग चिंतन करें। उन्होंने विदेशों में जमा बैंक से काला मनी सारा वापस ले आए हैं, ये भी आप चिंतन करें। भारतीय बैंक का लोन फ्रॉड करने वाले सभी कॉर्पोरेट फ्रेंड्स और क्रिमिनल्स का अरेस्ट कराकर क्या ये वापस ले आए हैं देश में, ये भी आप चिंतन करो। अपने फ्यू कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को बिजनेस में एडवांटेज देने के लिए इन्होंने ज्यादातर फॉरेन ट्रिप्स की, डिप्लोमेसी का, उनकी डिप्लोमेसी ही यही थी, अब तक कभी नहीं हुआ, उसको अचीव किया है क्या अभी तक? आप सब आपके सामने है। देश में लगातार हिंदू मुसलमान भेदभाव करने के दंड स्वरूप दुनिया भर में भारत के मूल के लोगों पर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका में भी इस समय हिंदुओं पे बहुत अटैक हो रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्हें हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा जा रहा है, लेकिन मोदी जी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, माया रूपी संसार से ऊपर है। इनमें से एक कॉर्पोरेट एलाइज के पास तो 2,65,000 करोड़ का कर्जा है, उस बैंकों का कर्जा। अभी एलआईसी से भी 32-33 करोड़ का सपोर्ट कर्जा पैसा लगवाने की उसमें बात अखबारों में आई है। वो भी विदेशी अखबार ने उसको एक्सपोज किया है। उन्होंने विदेशों से फंड अरेंज करने में जब प्रॉब्लम आई तो लास्ट ईयर में लोकल बैंक से सपोर्ट कराया। देश के सभी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हवाले कर दिए गए हैं। दूसरे बंदे को क्या किया? रशिया से चीप ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज करके उसको $6 बिलियन से ज्यादा का फायदा पहुंचाया गया। EU G7 कंट्रीज में बेचने की परमिशन दे दी गई उनको, लाखों करोड़ का उनको फायदा हो चुका। लेकिन इससे देश की आम जनता को भारी इनाम, आपको 50% टैरिफ का ट्रंप ने दिया ना, इसी सस्ते तेल को उनके दोस्तों ने खरीदा। आम पब्लिक को 2014 से लगातार 35 रुपए पेट्रोल शायद मिल रहा होगा, ये आप चिंतन करिएगा। गैस प्राइस भी शायद आपकी कम हो गई होंगी, जनता खुश है शायद। यूपीए गवर्नमेंट के पीरियड से आम जनता पर ज्यादा टैक्स लगाकर लगभग 80% रेवेन्यू विद जीएसटी प्लस इनकम टैक्स उन्हें कंफर्ट जोन में आपको शायद लेके आ गए होंगे, ये भी आप चिंतन करिएगा। कॉर्पोरेट पर टैक्स कम कर दिया गया मोदी जी की सरकार ने, जिससे उनको ज्यादा परेशानी ना हो। देश में आम जनता, विपक्ष और अन्य इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट पर फर्जी केसेस लगवाकर उन्हें जेल में भेजकर ईडी, सीबीआई, आईटी जांच एजेंसीज के द्वारा टॉर्चर करके डेमोक्रेसी को इन्होंने शायद मजबूत किया है। आप देखिए, चिंतन करें। सरकार से सवाल पूछने पर उन्हें अर्बन नक्सल बताकर बीजेपी से जुड़े सभी भ्रष्ट पॉलिटिशियन को इन एजेंसी से रिलीफ दिलवा दी गई। भ्रष्टाचार देश से शायद पूरा तरह खत्म कर दिया। फालतू मीडिया के द्वारा ऐसा प्रचार किया जा रहा है। इलेक्शन रैलीज में भी कंपनीज
से कैंपेन करके देश को भ्रमित किया जा रहा है। देश में महंगाई ना कंट्रोल करके रिकॉर्ड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट होने पर भी एवरी ईयर 2014 से 2 करोड़ जॉब देने का शायद ये इन्होंने प्रॉमिस पूरा कर लिया होगा, ऐसा आप सोचें। एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में माफियाओं को एनकरेज करके पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को अपना गोल्ड लोन, गोल्ड लैंड्स और अन्य एसेट्स बेचने पर मजबूर किया। आदिवासी एरियाज में लगातार एनकाउंटर्स के जरिए हत्याएं कराकर गनों की जमीन पर लाखों हजारों ट्रीज को कटवाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपने कॉर्पोरेट एलाइज को उन पर कब्जा करवाया गया। गरीबों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, छात्रों, किसानों पर अत्याचार करके अपना संवैधानिक फंडामेंटल हक मांगने पर पुलिस की लाठियों से पिटवाया गया। ईवीएम वोटर रोल में डिलीशन एडिशन कराकर लोकल ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके लगातार फर्जी तरह से स्टेट्स एंड जनरल इलेक्शन जीते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके फर्जीवाड़े के एक्सपोज होने पर करप्ट केसेस से बचाने के लिए उन्हें कानून से प्रोटेक्ट किया गया, इंसुलेट किया गया। कोविड महामारी में गंगा सफाई, राम मंदिर निर्माण, हाईवे, बिग हाईवेज, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपने सहयोगी लोगों को बिजनेस दिलाकर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलीगल बताकर जजमेंट भी दिया था। आज देश इतना प्रॉस्परस हो चुका है, चिंतन करें कि मोदी जी के आने के बाद देशों में काला धन 3 गुना हो चुका है। गरीब और अमीर हो चुके हैं। देश की सारी धन संपत्ति 10 से 15% लोगों के पास चली गई है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये सब चीजें मैंने आज इसलिए बताई कि ये आपके सामने इस तरह के नेता हैं और हम उनको झेल रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो है पिछले जन्म के ये जो है कष्ट हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब चलिए हम इनको नहीं कर सकते, ये जनता को ही चिंतन करना। तो संजय जी 6 तारीख को जो वोटिंग हो रही है तो हमने देखा भाई, हमने आपको पास जब बिहार स्टेट की हॉरोस्कोप है और ये बिहार स्टेट की हॉरोस्कोप है। इसके अलावा हमारे ये इस तरह का मेथोडोलॉजी है जो दूसरे ज्योतिषी तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना कर्म करूंगा कि भाई किसी इलेक्शन जैसी चीज को जब हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो, हमारे पास कैंडिडेट्स की कुंडली नहीं है, हमारे पास तेजस्वी की नहीं है, आरजेडी की नहीं है, लेकिन हमारे पास कांग्रेस की है, इंडिया अलायंस की है। तो लिमिटेड डेटा के साथ हमारे पास एक ये मेथड है कि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ, जिस दिन वोट शुरू हो रहा है और जिस दिन परिणाम आ रहे हैं, ये 3 कुंडलियां इसको शेयर कीजिएगा। ये मैंने तीनों को एक साथ कंबाइन आपके सामने डिटेल दी है, तीनों कुंडलियां। सो सर संकेत हमारा क्या मिलता है, हम इसी पर अपनी चीज इलेक्शन वाली चीज को करेंगे। तो मैं जल्दी से बताता हूं, मैंने 26 अक्टूबर 2025 के प्रोग्राम में कहा था 27 अक्टूबर को मंगल के वृश्चिक राशि में बदलने पे कि ये इंडिया अलायंस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी और करेज देगा, जिससे उनकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड कैंपेन हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज के साथ अटैकिंग और एग्रेसिव होगा। आज ये डेट ऑफ इलेक्शन जो 6 अक्टूबर को हुई थी, उस दिन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ये था, ये लगभग 4 बजे के आसपास कुंभ लगन में इन्होंने अनाउंस किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो वैदिक ज्योतिष के इसमें यह था कि बीजेपी का 9th हाउस है जो कुंभ लगन है और 6th लॉर्ड चंद्रमा शनि से पीड़ित था। तो वैदिक ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि चंद्रमा हमारा पब्लिक का मूड का, पब्लिक की ओपिनियन का, पब्लिक का परसेप्शन का सिग्निफिकेटर है। अगर वो पीड़ित हो तो प्रजा जो है जनता के, राजा के प्रति वोट करती है। तो वो शनि का इन्फ्लुएंस होने का संकेत ये बताता है कि गरीब, दलित और कुछ ओबीसी वर्ग एम्प्लॉयमेंट और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट चोरी के जैसे मुद्दों के खिलाफ मोदी, नीतीश के अगेंस्ट वोट करेंगे। और ये कोई भी सिंगल पार्टी इसमें मतलब बहुमत में नहीं आ सकती संजय जी, क्योंकि जो बिहार की कुंडली मैंने दिखाई है उसमें वर्तमान में राहु केतु बैठे हैं 410 एक्सेस में। तो उसमें वहां पर दिखाते कि वो संकट तो है सरकार बनाने का, तो हंग रिजल्ट आता है इसके अंदर। डेट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग जो 6 नवंबर को हो रही है, उस दिन का ग्रह संकेत दे रहा है। वोटिंग 7 बजे हमने मानती है, जो 7 बजे का टाइम है, वृश्चिक लगन में होगी। लग्नेश मंगल का लग्न में बुध के साथ होना ये संकेत देता है जेन जी यानी यूथ जम करके इंडिया अलायंस के फेवर में वोट करेगा। इसीलिए हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी और तेजस्वी जबरदस्त पॉपुलर हैं और शायद 1 करोड़ से ज्यादा वोटर है यूथ वहां पर, नया वोटर जो बना है। ये नया वोटर टोटल शिफ्ट होगा बीजेपी का। महिलाओं का वोट जरूर बीजेपी को मिलेगा 2 नवंबर से, क्योंकि शुक्र जो है मतलब इनके एनडीए अलायंस को शुक्र जो है अपनी राशि में आ रहा है असली। अब डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स को भी मैंने दिखा, तो असली मून सूर्य के साथ नक्षत्र में है, सूर्य नीच का अपमान के, ये वोटिंग के दिन मून सूर्य के साथ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य नीच का अपमान के 12वें घाव में है। साथ ही ये 10वां घर का स्वामी भी है इस कुंडली का, जो वृश्चिक लगन की बनी है। अतः वोटिंग का पैटर्न लास्ट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा। ये मैंने 6 नवंबर की कुंडली बना करके भी देखा। अब आता हूं 14 नवंबर की कुंडली, जिस दिन परिणाम आता है।
पब्लिक ओपिनियन का सिग्निफिकेटर मून उस दिन राहु केतु से पीड़ित है। बीजेपी की मून चंद्रमा की महादशा चली, जिसकी महादशा चल रही है तो उसी को प्रभाव ज्यादा मिलता है। ये संकेत ज्योतिष का सिद्धांत है। अंतर्दशा चले, अतः इलेक्शन रिजल्ट इनको सेटबैक देने वाले होंगे क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है 14 तारीख को। और बीजेपी की सीट्स कम होंगी, लेकिन चंद्रमा का राहु केतु से एफ्लेक्ट होने का क्या संकेत दिख रहा है वो आपके लिए और प्रेडिक्ट कर देता हूं। लोकल ब्यूरोक्रेसी काउंटिंग के समय और रिजल्ट्स के समय अनाउंसमेंट में मैनिपुलेशन करने का अवश्य प्रयास करेगी। बीजेपी की हॉरोस्कोप बोथ लग्ना एंड मून चार्ट में 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना और चंद्र कुंडली में 6th हाउस में जाना संकेत देता है कि इनका एलाइज के साथ में भी ब्रेकअप होगा उस दिन, मतलब रिजल्ट आने के बाद में एलाइज के साथ में भी ये झगड़े होंगे। तो इस तरह से करके हमने ये किए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो अक्सर मैं एक प्रोग्राम में लेता हूं, 5-10 मिनट और आपके लूंगा ज्यादा से ज्यादा। 5 तारीख को हमारे गुरु नानक देव की कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और उनके जन्म को उस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक दिवाली हम लोग मनाते हैं अमावस्या को, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवता लोग दिवाली मनाते हैं। तो उस दिन गुरु नानक देव जैसे महान संत का, एक योगी का भारत वर्ष में जन्म होता। उस समय तो अखंड भारत था हमारा, पाकिस्तान में, आज के डेट में तो उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब। तो उनका जन्म हुआ था, तो वो उसको जो हमारे सिख धर्म के लोग जो हैं वो प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, प्रकाश पर्व के रूप में। तो प्रकाश को, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये कहा कि जो ईश्वर वेदों के अनुसार ईश्वर के 5 संकेत मिलते हैं हमको, उसमें है ज्ञान, सत्य, प्रकाश, चेतना और आनंद। तो प्रकाश को जो है ईश्वर का स्वरूप माना गया। तो उनका जन्म हुआ था। तो उस सिख धर्म की जो फिलॉसफी क्या है, मैं जल्दी से आपके सामने एक ये राइट अप है सिख धर्म। क्योंकि किसी रिलीजन के बारे में बोलना संजय जी, उसको बिना प्रिपरेशन के और ऐसे हल्के से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की भावनाओं को हमारा को मतलब ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं एक साधारण सा एक स्टूडेंट हूं, आज की डेट में भी स्टूडेंट समझता हूं। और मैं सिख भाइयों को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर, उनकी जयंती पर आप सभी सिख धर्म के मानने वालों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं ये शुरू करता हूं। सिखिज्म वाज फाउंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी बाय गुरु नानक देव जी। उनका पीरियड था 1469 टू 1539 सीई। इन 1499 में सुल्तानपुर लोधी आफ्टर ये फॉर्म हुआ था। आफ्टर ए डिवाइन एक्सपीरियंस ही प्रीच्ड द मैसेज ऑफ एक ओमकार, ए वन गॉड। वो उन्होंने कहा था एक ओंकार मतलब एक ही ईश्वर है। एंड एम्फसाइज्ड ऑन भक्ति, समानता, इक्वलिटी एंड सर्विस। इट इज एन इंडिपेंडेंट मोनोथिस्टिक रिलीजन जो एक ईश्वरवादी है, जो जाति, वर्ण और मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करता है। ये इसीलिए अलग हुआ था कि कुछ हमारे धर्म में जो सनातन धर्म में जिस तरह की खामियां हैं उनको चिंतन के साथ दूर किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति विशेष का तो शक्ति नहीं है उसको दूर करने की। तो उसके कारण ये अलग हुआ कि जाति, वर्ण और मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करके उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी दी। तो उसमें 10 गुरु हुए। सिखिज्म हैज 10 ह्यूमन गुरुज हु डेवलप द फेथ। After the last guru, the Guru Granth Sahib was declared the eternal guru. 11वां गुरु जो है वो अल्टीमेटली गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया गया। सो गुरु नानक देव जी का पीरियड रहा 1469 से 1539। उन्होंने ही प्रीच्ड इक्वालिटी एंड डिवोशन। उसके बाद गुरु अंगद देव जी आए 1504 से 1552। गुरुमुखी लिपि का विकास किया इन्होंने 1504 1552। उसके बाद गुरु अमरदास जी 1479 से 1574 स्टार्टेड द लंगर ट्रेडिशन, जो सामूहिक किचन होती है, भोजन कराना, अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने भी इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। गुरु रामदास जी आए 1534 से 1589, फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जन देव जी आए 1563 से 1606 को। इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया गोल्डन टेम्पल में और आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन भी किया था। गुरु हरगोविंद जी आए 1595 1644 तक। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मीरी पीरी टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी बिल्ट, और उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। उसके बाद गुरु हर राय जी आए 1630
टू 1661, जो इन्होंने फोकस किया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मेडिसिन पर। उसके बाद 8वें गुरु जी आए, गुरु हरकिशन जी, 1656 टू 1664, चाइल्ड गुरु, एम्फेसाइज ऑन सर्विस। 9वें गुरु आए गुरु तेग बहादुर जी, 1621 टू 1675, मार्टियर्ड फॉर रिलीजियस फ्रीडम। इसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, 1666 टू 1708, फाउंडेड द खालसा पंथ। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन declared Guru Granth Sahib as eternal Guru. 11th Guru Sri Guru Granth Sahib, the holy scripture containing the teachings of gurus, saints and devotees. Social philosophy इस धर्म की ये है, social foundation rests on equality, service and justice. उनकी जो 6 इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सोशल फिलोसफी के, वंद छको, अर्न ऑनेस्टी एंड शेयर, इंग्लिश में है, कीरत करो, वंद छको, नाम जपो, लंगर, फ्री कम्युनिटी किचन फॉर ऑल, एलिमिनेटिंग कास्ट एंड क्लास बैरियर्स, सेवा, सेल्फलेस सर्विस, वॉलंटरी लेबर इन द कम्युनिटी, इक्वालिटी, नो हाई और लो, वुमेन आर इक्वल टू मैन, न्याय और संघर्ष, 6, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म युद्ध केवल डिफेंसिवली, और 6वां खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी क्रिएटेड द वॉरियर सेंट कम्युनिटी in 1699 with the 5 Ks. 5 Ks क्या थे? केश, कंगा, कड़ा, कृपाण, कछेरा। तो ये इन्होंने इसलिए किया, जैसे हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य ने अखाड़े बनाए थे धर्म की रक्षा करने का, इसी पैटर्न पर खालसा की स्थापना हुई। स्पिरिचुअल फिलोसफी इस धर्म की, सिखिज्म सेंटर्स ऑन मोनोइथिज्म, डिवोशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। एक ओंकार, वन फॉर्मलेस ऑल परवेडिंग परमात्मा, एक ओंकार सतनाम, नाम जपना, रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर थ्रू मेडिटेशन एंड हाइम सिंगिंग फॉर लिबरेशन, माया का त्याग, लेट गो ईगो, हम सत्य में मर्ज हो जाना, ईगो को छोड़ना और सत्य में मर्ज हो जाना, कर्मा और रिबर्थ, लिबरेशन थ्रू गुड डीड्स एंड गुरुज ग्रेस। 3 पिलर्स हैं इस धर्म के, नाम जपो, रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर, कीरत करो, अर्न ऑनेस्टली, वंद छको, शेयर विद अदर्स, मोक्ष ईश्वर से एक हो जाना, नरक स्वर्ग इनके आस्था में कोई मान्यता नहीं है, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ को फोकस किया जाता है। गुरु का महत्व, गुरु के बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब इज द फाइनल गाइड। सिख धर्म हमें सादगी, साहस और आध्यात्मिकता का संदेश देता है, जो आज भी सामाजिक सुधार और मानवता की सेवा में जीवंत है। Sikhism promotes simplicity, courage and spirituality and remains vibrant today in social reform and service to this humanity. सिख धर्म का, सिख का शब्द आपका अर्थ पता है आपको? शाब्दिक अर्थ क्या सिख का? सिख शब्द बना है सीखने से, अर्थात शिष्य। सिख शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात शिष्य। गुरु तो थे ही उनके, और विश्व में लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास सिख धर्म के मानने वाले लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। श्री गुरु नानक देव के जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अनुसार ज्ञान, सत्य, प्रकाश, आनंद और चेतना परमात्मा के स्वरूप हैं, मतलब तत्व हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही अज्ञानता, इग्नोरेंस का अंधकार दूर होता है और आत्मा का स्वरूप उसके बाद व्यक्तित्व प्रकाश में होने लगता है। इसीलिए वेद की ये प्रार्थना सभी काल और युग में चेतना जागृत करने के लिए अति आवश्यक है, ये वेद की प्रार्थना। इसके साथ समाप्त करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे ईश्वर, इसका अर्थ दर्शकों के पास जाएगा। हे ईश्वर, मुझे अज्ञान, मिथ्या मतलब फाल्सुड, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और भौतिक संसार के भ्रम यानी इल्यूजन से निकालकर सत्य, यथार्थ और आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमरता अर्थात आत्मज्ञान की ओर ले जाएं। इट इज ए कॉल फॉर डिवाइन गाइडेंस टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड यूनिटी विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसीलिए मैं हमेशा बार में अपनी प्रार्थना में हनुमान जी की वो चौपाई हर प्रोग्राम को समाप्त करते समय लेता हूं, क्योंकि मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूं कि श्री गुरु चरण सरोज, गुरु के चरण की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूं, अज्ञानता को दूर करना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।